दोस्तों नमस्कार। वेलकम टू जीएस फाइटर्स। दोस्तों आज से हम लोग शुरू करने जा रहे हैं विश्व का भूगोल। और हम विश्व के भूगोल को डिवाइड करेंगे कॉन्टिनेंट वाइज। ठीक है। जैसे आज का हमारा कॉन्टिनेंट है दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप। हम इस महाद्वीप से रिलेटेड जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य बन सकते हों आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, हम उन सभी तथ्यों को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। इसी प्रकार सारे कॉन्टिनेंट्स को हम लोग डिवाइड करेंगे और डिस्कस करेंगे। ठीक है। चलिए, जीएस फाइटर्स को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। जीएस फाइटर्स आपका अपना चैनल है, इसको सपोर्ट कीजिए। देखिए, ये है आपके सामने दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप के दो मैप हैं। इसको बोलते हैं पॉलिटिकल मैप और इसको बोलते हैं फिजिकल मैप। पॉलिटिकल मैप और फिजिकल मैप में सबसे पहले तो आपको अंतर पता होना चाहिए। देखिए, पॉलिटिकल मैप में आप देखोगे जो एक्टिविटी, जो डेवलपमेंट इंसान के द्वारा होता है, यानी ह्यूमन डेवलपमेंट को दिखाया जाता है पॉलिटिकल मैप में। अब आप मुझे एक चीज़ बताइए, ये जो बाउंड्री है ब्राज़ील की इस तरीके से, ये क्या नेचुरल है? नहीं है ना, ये इंसान ने इसको बनाया है। ठीक है। उसी प्रकार जैसे ये शहर है ब्राज़ीलिया, इसको किसने बनाया? नेचर ने? नहीं, इंसान ने बनाया। रोड है, सड़कें हैं या रेलवेज लाइन है, इन सभी को इंसानों ने बनाया और इन सभी चीज़ों को जिस मैप के थ्रू दर्शाया जाता है उसको पॉलिटिकल मैप कहते हैं। ओके। ह्यूमन डेवलपमेंट को दिखाया जाता है पॉलिटिकल मैप में। लेकिन जो फिजिकल मैप होता है, यहाँ पर जो नेचर के द्वारा डेवलप की गई चीज़ें होती हैं उनको दिखाया जाता है। जैसे ये माउंटेन रेंज हो गई, ठीक है, ये रिवर हो गई। अब ये इंसान ने तो नहीं बनाया, ये बनाया नेचर ने। ठीक है। रेगिस्तान हो गए और बहुत सारी चीज़ें हैं जो नेचर के द्वारा, पेड़ पौधे, ये सभी नेचर के द्वारा बनाई गई होती हैं। ह्यूमन डेवलपमेंट को पॉलिटिकल मैप और नेचर डेवलपमेंट को जो है फिजिकल मैप के द्वारा दर्शाया जाता है। ओके, यही अंतर है बस। देखिए, ये जो महाद्वीप है दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप, दुनिया में चौथा सबसे बड़ा महाद्वीप है ये। और इस महाद्वीप में लगभग 15 देश हैं। आप बेसिकली काउंट करोगे तो 13 कंट्रीज बैठेंगे, ठीक है, ऊपर ऊपर से देखने पर। बट एक दो कंट्रीज ऐसी भी हैं जो बहुत छोटी हैं और जिनको बहुत सी कंट्रीज मान्यता नहीं देती। जैसे एग्जांपल के लिए यहाँ पर ये है फॉकलैंड। फॉकलैंड जो है, बहुत सी कंट्रीज इसको एज ए कंट्री की तरह ट्रीट भी नहीं करती हैं। ठीक है। तो कुल मिलाकर 14-15 कंट्रीज हैं इस महाद्वीप में। ठीक है। और इनमें से भी दो कंट्रीज ऐसी हैं जो स्थल आवृद्ध हैं। स्थल आवृद्ध मतलब जो लैंड लॉक हैं, जमीन के द्वारा घिरी हुई हैं और उनकी बाउंड्री किसी भी समुद्र या सागर से नहीं मिलती है। आप देखेंगे इधर, देखो, ये दो कंट्रीज इस तरीके से हैं। ये है बोलीविया और ये है पराग्वे। इनकी बाउंड्री जो है डायरेक्टली समुद्र से नहीं मिलती है, ठीक, जमीन से घिरी हुई हैं, इसीलिए इनको आवृद्ध कंट्री बोला गया है, लैंड लॉक कंट्रीज बोला गया है। ओके। चलिए, बोलीविया और पराग्वे, इस महाद्वीप और संपूर्ण विश्व की सबसे बड़ी नदी अमेजन है। सबसे बड़ी नदी की बात हो रही है, जो कि जल बहाव के दृष्टिकोण से अमेजन रिवर यहां से शुरू होकर इस तरीके से ये बहती है और अपना मुहाना अटलांटिक महासागर में बनाती है। ठीक है। ये जल बहाव के दृष्टिकोण से सबसे बड़ी नदी है। और सबसे लंबी नदी कौन सी है? आपको अफ्रीका में मिल जाएगी, जिसको नील नदी के नाम से जाना जाता है। ठीक है। अमेजन नदी की जो लंबाई है 6292, यानी लगभग 6300 किलोमीटर है। इस महाद्वीप के पश्चिम में, देखिए ये इसका पश्चिम है इस तरीके से यहाँ पर। इस महाद्वीप के पश्चिम में एंडीज पर्वत श्रृंखला है। एक सेकेंड, ये आप देख रहे हैं, यही है एंडीज पर्वत श्रृंखला। यहाँ से शुरू होती हुई इस तरीके से पश्चिम में, और ये उत्तर से दक्षिण की ओर फैली हुई है। ठीक है। विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। और इसी पर्वत श्रृंखला की एक चोटी है एकांकागुआ, जो सबसे ऊंची है। इस महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है ये। और दुनिया में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? आपको पता होगा, नेपाल में माउंट एवरेस्ट है। ठीक है। लेकिन इस महाद्वीप की और इस पर्वत श्रृंखला की, एंडीज पर्वत श्रृंखला की एकांकागुआ सबसे ऊंची चोटी है, जो कि मिलेगी आपको चिली देश में। देखिए, चिली देश इस तरीके से यहाँ पर है, इसके सहारे सहारे लंबी लंबी कंट्री है ये, यहीं पर है एकांकागुआ। ठीक है। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात इसी महाद्वीप पर है। देखिए, आप यहाँ देखोगे ये वेनेजुएला लिखा हुआ है, इस तरीके से ये कंट्री बनता है। वेनेजुएला की सबसे प्रमुख नदी है जिसका नाम है ओरिनिको। इस तरीके से ये बहती है और इसकी एक सहायक रिवर है, इस तरीके से इसमें मिलती है, जिसका नाम है कायरो। इसको कैरो नदी भी बोलते हैं, कहीं कहीं कैरोनी भी लिखा रहता है। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होना। ओरिनिको की एक सहायक रिवर है कायरो या कैरो या कैरोनी। ठीक है।
और उसी नदी पर बना हुआ है एंजल जलप्रपात यहाँ पर। ठीक है, एंजल जलप्रपात दुनिया का सबसे ऊंचा वाटरफॉल है, जलप्रपात है, और इसकी ऊंचाई है 979 मीटर। ठीक है, और ये आपको मिलेगा वेनेजुएला में। ओके, वेनेजुएला की कैपिटल जो है कराकस है, और यहाँ की जो मुद्रा है वेनेजुएला बोलीवर है। ओके, वेनेजुएला में ही ओरिनिको बेसिन में उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान पाए जाते हैं, और इन घास के मैदानों को लानोज कहा जाता है। ओके, वेनेजुएला में घास के मैदानों को लानोज कहा जाता है। और अर्जेंटीना में देखिए इस तरीके से, ये है अर्जेंटीना, यहाँ पर अर्जेंटीना में घास के मैदानों को क्या कहा जाता है, पंपास। ओके, और अर्जेंटीना के बड़े बड़े घास के मैदानों में, यानी इनमें जो बड़े बड़े पशुपालन केंद्र बने हुए हैं, इन पशुपालन केंद्रों को एक्टांसिया कहा जाता है, और इनमें काम करने वालों को ग्वाको। ठीक है, अर्जेंटीना की कैपिटल आपको ब्यूनस आयर्स मिलेगी, और यहाँ की जो मुद्रा है अर्जेंटीना पेसो है। ठीक है जी, चलिए अब आते हैं ब्राजील की तरफ। ब्राजील जो है इस महाद्वीप का सबसे बड़ा देश है। आप देखोगे ये जो येलो कलर का है इस तरीके से, यही ब्राजील है, और इसकी कैपिटल ब्राजीलिया मिलेगी आपको, और ब्राजीलिया इसकी कैपिटल है, और इसकी मुद्रा जो है वो रियाल है। ब्राजील को सांपों का देश भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे सांपों की प्रजाति पाई जाती है। ब्राजील का राष्ट्रीय खेल फुटबॉल है, और इसका राष्ट्रीय नृत्य सांभा है, और भाषा इसकी पुर्तगाली है। पुर्तगाली इसलिए है क्योंकि एक टाइम था जब ये पुर्तगीज की कॉलोनी हुआ करता था ब्राजील। ब्राजील का सबसे बड़ा शहर रियो डी जेनेरियो है। आप देखोगे ये जो शहर है इसके तट के सहारे है, जैसे हमारे यहाँ मुंबई है, उसी प्रकार रियो डी जेनेरियो यहाँ पर है। और आपको पता होगा कि 2016 के जो ओलंपिक गेम हुए थे वो यहीं पर हुए थे, ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में। ब्राजील के घास के मैदानों को कैंपास कहा जाता है। ठीक है, और अर्जेंटीना के घास के मैदानों को पंपास कहा जाता है, और जो वेनेजुएला में जो होते हैं उनको लानोज कहा जाता है। ठीक है, ब्राजील दुनिया भर में कॉफी के उत्पादन के लिए, गन्ने के उत्पादन के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है, यानी प्रथम स्थान पर वो आता है। और ब्राजील के जो कॉफ़ी बागान होते हैं उनको फजेंडा कहा जाता है। कॉफ़ी के बागान होते हैं ना, बाग जैसे चाय के बाग होते हैं, ठीक है, उसी तरीके से जो बागान होते हैं उनको कॉफ़ी के फजेंडा बोला जाता है। ठीक है, बोलीविया, बोलीविया की राजधानी लापाज है। आप देखोगे यही है बोलीविया, और बोलीविया की राजधानी ये है लापाज, जहाँ स्टार बना हुआ है ना, यही है लापाज। ये दुनिया में सबसे ज़्यादा ऊंचाई पर स्थित राजधानी है, बोलीविया की राजधानी लापाज। ठीक है, और ब्राजीलिया की कैपिटल जो है, ब्राजील की कैपिटल ब्राजीलिया है, और रियाल यहाँ की करेंसी है। चलिए, एंडीज पर्वत श्रृंखला के पूर्वी भागों में वनों को मोन्टाना कहा जाता है। ठीक है, देखो ये एंडीज पर्वत श्रृंखला है, इसके जो पूर्वी भाग में वन होते हैं उनको मोन्टाना कहा जाता है। हम्बोल्ट कह लो या पेरू की जलधारा कह लो, इसको इस तरीके से चलती है ये, हम्बोल्ट की या पेरू की जलधारा। इसी जलधारा के कारण अटाकामा मरुस्थल का निर्माण हुआ है। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि अटाकामा मरुस्थल किस महाद्वीप में है, या महाद्वीप ना देकर किस देश में है, ये पूछ ले, तो आपका जवाब दक्षिण अमेरिकी कॉन्टिनेंट है तो वो होना चाहिए, अन्यथा चिली है तो चिली देश लगा लीजिए आप। ठीक है, और ये आपको मिलेगा इस तरीके से, यहाँ पर समुद्र के किनारे किनारे ऐसे इस तरीके से लंबा लंबा जो है अटाकामा मरुस्थल का निर्माण हुआ है, और ये सब हुआ है हम्बोल्ट की जलधारा के कारण। ओके, देखो ब्राजील में जो है एक स्थानांतरित कृषि प्रणाली होती है। जैसे अपने यहाँ आपने देखा होगा नॉर्थ ईस्ट स्टेट में जैसे झूम खेती होती है ना, जगह बदल बदल कर खेती की जाती है, झूम खेती बोलते हैं हमारे यहाँ नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में। ठीक है, उसी प्रकार से ब्राजील में होती है, जिसको रोका बोला जाता है, और इसी प्रकार की खेती को वेनेजुएला में कोनुको कहा जाता है। अमेज़न घाटी में रहने वाली एक जनजाति है, हालांकि जनजाति तो बहुत सारी रहती हैं, बट बोरा जनजाति बहुत ज़्यादा फेमस है। अमेज़न वन क्षेत्र जैव विविधता और प्राकृतिक संतुलन के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ये जो अमेज़न बेसिन है, अभी हमने बताया कि आप अमेज़न जो जंगल हैं, इनको पृथ्वी का फेफड़ा भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ से पृथ्वी की लगभग 30 से 35% जो ऑक्सीजन है यहीं से उत्सर्जित होती है। 30 से 35% ऑक्सीजन, इसीलिए इसको अमेज़न जंगल को पृथ्वी का फेफड़ा भी कहा जाता है।
फ्रेंच गुयाना दक्षिण अमेरिकी उपग्रह केंद्र है। अभी हम आपको दिखाएंगे ये है कहाँ चीज़। आपने अक्सर नाम सुना होगा फ्रेंच गुयाना से। यूरोप के मैक्सिमम जो सैटेलाइट्स होते हैं वो यहीं से छोड़े जाते हैं। देखो दो कंट्रीज हैं, एक है फ्रेंच गुयाना जो यहाँ है इस तरीके से, और एक है गुयाना। ठीक है, इन दोनों कंट्रीज के बीच में आता है सूरीनाम। ओके, फ्रेंच गुयाना ये है यहाँ पर, और यहीं पर है जो है इनका सैटेलाइट लॉन्चिंग स्टेशन। जैसे हमारे यहाँ पर है आंध्र प्रदेश में सतीश धवन स्पेस स्टेशन सेंटर, ठीक है, उसी तरीके से इनका भी यहाँ पर है फ्रेंच गुयाना में। पनामा नहर, जो पनामा नदी है, आप अक्सर न्यूज़ में सुनते होंगे। पनामा रिवर जो है प्रशांत महासागर और कैरिबियन सागर को जोड़ती है। आप देखोगे ये पतला पतला संकरी सी जो जमीन का हिस्सा है, इसके बीच में यहाँ पर है पनामा रिवर, और ये पनामा रिवर जो है इधर कैरिबियन सागर है और इधर प्रशांत महासागर है, इन दोनों को जोड़ती है। या ऐसे कह सकते हैं कि ये दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप और इधर ऊपर मिलेगा उत्तरी अमेरिकी महाद्वीप को अलग करती है। ठीक है, चिली और अर्जेंटीना की सीमा पर विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी है, ओजोस सडेल सेलाडो। कहां पर है? ये है चिली। ठीक है, इस तरीके से, और अर्जेंटीना हो गया ये वाला। ओके, इसी की बाउंड्रीज पर है यहां पर विश्व का सबसे ऊंचाई पर स्थित ज्वालामुखी, जिसका नाम है ओजोस सरेल सेलाडो। ठीक है, 6868 मीटर की ऊंचाई पर यह ज्वालामुखी है। चिली की राजधानी सेंटियागो है और चिली की मुद्रा जो है वो पीसो है। एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं मैं आपको, देखिए चिली की जो कैपिटल है सेंटियागो, अर्जेंटीना की कैपिटल है ब्यूनस आयर्स। इन दोनों ही कंट्रीज के बीच में एक ट्रेन लाइन गुजरती है जिसको बोला जाता है ग्रेट इंडियन रेलवे। ओके, कोटोपैक्सी एक सक्रिय ज्वालामुखी है जो इक्वाडोर में आपको मिल जाएगा। देखिए यहाँ पर है इक्वाडोर, ये येलो वाला यही है इक्वाडोर, और यहाँ की जो कैपिटल है क्विटो है। देखिए हमने एक स्लाइड में आपको सारी जो कंट्रीज हैं उनकी कैपिटल और उनकी जो करेंसी है उसको दिखाया है लास्ट में। आप चिंता मत कीजिए, सारी कंट्रीज की कैपिटल और करेंसी आपको मिल जाएंगी इस वीडियो के लास्ट में। देखिए अब आते हैं हम कुछ बेसिक जो फैक्ट्स होते हैं, पूछ भी सकता है इनको और शायद नहीं भी पूछ सकता। लफायते और इटाविया दोनों ही ब्राजील की लोहे की प्रसिद्ध खाने हैं। चिकीकमाता और एल्टिनेमेंट ये चिली की प्रसिद्ध खाने हैं। लफायते इटाविया लोहे की खाने हैं जो ब्राजील में मिलेंगी, और चिकीकमाटा एल्टिनेमेंट ये चिली में तांबे की प्रसिद्ध खाने हैं। तांबे के उत्पादन में चिली प्रथम स्थान पर है विश्व में, और पेरू ये वाला जो कंट्री है ये फेमस है मछलियों के उत्पादन के लिए। ठीक है, मैगेलन जनसंधि प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। देखिए ये है अर्जेंटीना, यहाँ पर है फॉकलैंड, इन दोनों के मध्य यानी यहाँ पर मिलेगी आपको मैगेलन जनसंधि, और ये अटलांटिक महासागर और इधर है प्रशांत महासागर, इन दोनों को अलग करती है। ठीक है, प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर के मध्य मिलेगी आपको मैगेलन जनसंधि। ओके, टिटिकाका झील पेरू और बोलीविया की सीमा पर स्थित है। एक सेकेंड, देखिए ये आप देख रहे हैं ये वाली नीली नीली जो बिंदु सा रखा है यही है टिटिकाका झील, जो बोलीविया और पेरू इन दोनों देशों की सीमा पर स्थित है, और ये जो है विश्व की सबसे ज्यादा ऊंचाई पर स्थित झील है। बोलीविया और पेरू की सीमा पर है, ध्यान रखना, टिटिकाका झील। अब आते हैं कर्क रेखा और मकर रेखा पर। देखिए आप देखोगे कि 20 डिग्री लाइन ये है, और आपको पता होगा जो मकर रेखा होती है वो 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश होती है। इस तरीके से यहाँ पर मिलेगी आपको मकर रेखा, और ये जो मकर रेखा है ये गुजरती कहाँ कहाँ से है? एक तो चिली हो गया देश, अर्जेंटीना हो गया, ठीक है, और ये पराग्वे हो गया इधर, और ब्राजील हो गया। 4 देशों से भूमध्य ये जो है मकर रेखा गुजरती है। लेकिन भूमध्य रेखा केवल 3 देशों से होकर गुजरती है, और वे देश कौन कौन से हैं? इक्वाडोर, कोलंबिया और ब्राजील। देखेंगे आप यहाँ सर, ठीक है, यहाँ पर देखिए सर, इस तरीके से ये जो बाउंड्री है लाइन यही है इक्वेटर यानी कि भूमध्य रेखा, और ये इक्वाडोर से और कोलंबिया से और ब्राजील से होकर गुजरती है। ठीक है, चलिए
देखिए फॉकलैंड और पेरू की जलधाराएँ, इन दोनों के बारे में याद रखिए। देखिए अगली वीडियो जो हम लेके आएँगे, तो उसमें आपके लिए एक ट्रिक लेकर आएँगे जो जलधाराएँ होती हैं, उनको याद रखने की। बहुत ही सिंपल सी ट्रिक है। आप उसको बहुत अच्छे से याद रख सकते हो। इस वीडियो में हम उसको ऐड करना भूल गए हैं। ठीक है? देखिए फॉकलैंड की जो जलधारा है, आप देखोगे हमने आपको बताया था कि ये जो द्वीपीय देश है यहाँ पर एक छोटा-सा यही है फॉकलैंड, और जो मेन स्थल है किसका, दक्षिण अमेरिका का, इसके मध्य बहती है फॉकलैंड की जलधारा। इस तरीके से उत्तर की ओर बहती है भूमध्य रेखा की तरफ, ठीक है? और यहाँ पर ये वाली है हम्बोल्ट की जलधारा। अभी हमने बताया था इसी जलधारा के कारण चिली में अटाकामा मरुस्थल का निर्माण हुआ है। हम्बोल्ट कह लो या पेरू की जलधारा कह लो इसको। दोनों ही ठंडी जलधाराएं हैं। देखो ठंडी और गर्म जलधारा को कैसे याद रखोगे? देखो ये है भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जो भी जलधाराएं चलती हैं इस तरीके से, ठीक है? इस तरीके से जो भी जलधाराएं चलती हैं भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर, वो गर्म जलधाराएं होती हैं हमेशा, ठीक है? और जो जलधाराएं ध्रुवों की ओर से भूमध्य रेखा की ओर चलती हों, वो ठंडी जलधाराएं होती हैं, ध्यान रखना। यानी कि आप देखोगे एक बेसिक कंसेप्ट आपको पता होगा कि भूमध्य रेखा से आप ध्रुवों की तरफ जाओगे तो ठंड बढ़ती जाती है, और जब उधर से ध्रुवों की तरफ से हवा चलेगी तो ठंडी ही हवा लेकर आएंगी इधर की तरफ, ठीक है? अब आते हैं हम, एक बहुत ही बेसिक कंसेप्ट है हमारा और इसका प्रभाव भारत पर पड़ता है, इसीलिए हम इसको डिस्कस करेंगे। देखिए अल नीनो के बारे में आपने सुना होगा, जिसका अर्थ होता है विपरीत धारा। देखो ये जो महाद्वीप है अभी हमने डिस्कस किया, दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप, यहाँ पर एक कंट्री है पेरू। पेरू से लगभग 150 किलोमीटर की दूरी पर यहाँ पर अक्सर ऐसा होता है कि 3 से 4 साल में यहाँ का टेम्परेचर बढ़ जाता है, क्योंकि जो पेरू की जलधारा है ठंडी जलधारा होती है, इसका प्रभाव कम होने की वजह से ये 3-4 साल में या 5 साल में ऐसा हो जाता है एक बार। यहाँ का जो टेम्परेचर है वो 3 से 4 डिग्री बढ़ जाएगा, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर लो प्रेशर बेल्ट क्रिएट हो जाएगी। यानी कि हवा गर्म होगी, और हवा जब गर्म होगी तो यहाँ से ऊपर की तरफ उठेगी, ठीक है? ऊपर की तरफ उठेगी तो यहाँ पर एक वैक्यूम क्रिएट हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर एक खाली स्थान क्रिएट हो जाएगा। और जो हवाएं, देखो ये हमारा भारत है इस तरीके से, ठीक है? यहाँ पर है भारत, और जो हवाएं हाई डेंसिटी की हैं, अपने साथ बहुत सारा वाटर जो है लेकर चल रही हैं इस तरीके से। भाई हमारे यहाँ जो है मानसून कैसे आता है, इस तरीके से आता है ना, दक्षिण पश्चिम मानसून इस तरीके से बढ़ता है। तो जो हाई डेंसिटी वाली हवाएं हैं, वो क्या करेंगी, वो इधर ना मुड़कर, उनको खाली वैक्यूम दिखेगा इधर जाकर, तो वो इधर जलना स्टार्ट हो जाएंगी, ठीक है? वो इधर भागेंगी फिर, और यही कारण है कि वो भारत में फिर वर्षा नहीं कर पाएंगी उतनी जितनी कि नॉर्मल मानसून सीजन में होनी चाहिए। इसी को अल नीनो ईयर कहते हैं, ठीक है? ये हवाएं भारत की ओर आकर्षित नहीं होती हैं और इस क्षेत्र की ओर आकर वर्षा करती हैं, इस क्षेत्र की ओर, ठीक है? यहाँ पर वर्षा करती हैं फिर वो, और इससे क्या होता है कि भारत में सूखा जैसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है, भारत और उसके पड़ोसी देशों में, ठीक है? यही होता है अल नीनो ईयर। और यहाँ पर हमने दिया है आपके लिए जो है दक्षिण अमेरिकी कॉन्टिनेंट, उनकी जो देश हैं उनके बारे में, उनकी राजधानी के बारे में, और ये मुद्रा है उनकी। तो ये था हमारा दक्षिण अमेरिकी कॉन्टिनेंट के बारे में जो वीडियो था। आपको वीडियो कैसा लगा है ज़रूर कमेंट सेक्शन में अपनी राय दीजिए, ठीक है? हम आपके जवाब का इंतज़ार करेंगे। तो चलिए फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।